हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य की प्रमुख मुद्राएं कौन सी होती हैं। जो ओडिसी नृत्य होता है इसकी प्रमुख मुद्राएं कौन सी होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिभंग और चौक। तो इसका सही आंसर क्या है? त्रिभंग और चौक। ओडिसी नृत्य की शुरुआत किस स्टेप से होती है? जो ओडिसी नृत्य होता है इसकी शुरुआत किस स्टेप से होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंगला चरण। कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी, मंगला चरण। ओडिसी नृत्य की शुरुआत मंगला चरण से होती है, जिसमें पृथ्वी को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, और इसका अंत मोक्ष पर थारी छम ढान से होता है। इसकी शुरुआत किस स्टेप से होती है? तो वह होती है मंगला चरण से, और जो लास्ट स्टेप होती है उसको कहते हैं मोक्ष। ओडिसी नृत्य किस समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है? जो उड़ीसा नृत्य होता है ये किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मेहरी समुदाय द्वारा। किसके द्वारा? मेहरी समुदाय द्वारा। ओडिसी नृत्य में कौन सा तत्व दर्शाया जाता है? जो उड़ीसा नृत्य होता है उसमें कौन सा तत्व मतलब एलिमेंट दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल तत्व। उड़ीसा नृत्य जल तत्व का प्रतीक है, और इसमें नर्तक ज्यामिति पैटर्न बनाते हैं। उड़ीसी नृत्य के जनक कौन कहे जाते हैं? जो उड़ीसा नृत्य होता है इसके फादर किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है गुरु पंकज चरण दास जी को। किसको? गुरु पंकज चरण दास जी को उड़ीसा नृत्य का जनक कहा जाता है। गुरु पंकज चरण दास उड़ीसा के जनक माने जाते हैं, और यह नृत्य भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए उड़ीसा नृत्य किस भगवान से संबंधित है, तो यह भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। मोहिनी अट्टम को और किस नाम से जाना जाता है? जो मोहिनी अट्टम नृत्य होता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एकल महिला नृत्य के नाम से। मोहिनी अट्टम को एकल महिला नृत्य मतलब सोलो वुमेन डांस कहा जाता है, और इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। किसको? मोहिनी अट्टम को। मोहिनी अट्टम में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? मोहिनी अट्टम में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? तो वह है मणिप्रवलम। कौन सी है? मणिप्रवलम। मोहिनी अट्टम में मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो मलयालम और संस्कृत भाषाओं के मेल से बनी है। मोहिनी अट्टम का उल्लेख किस ग्रंथ में है? जो मोहिनी अट्टम नृत्य होता है इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका उल्लेख है व्यवहार माला ग्रंथ में। किसमें? व्यवहार माला ग्रंथ में। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला ग्रंथ में है, नंबूदरी ने लिखा था। तो व्यवहार माला ग्रंथ किसने लिखा था? नंबूदरी ने लिखा था। मोहिनी अट्टम के तीन भाग होते हैं, वे कौन से होते हैं? मोहिनी अट्टम के तीन भाग कौन से हैं? मोहिनी अट्टम के तीन भाग होते हैं, वे कौन कौन से हैं? तो वह भी चिवाट्टम, दसी अट्टम और नगई। तो मोहिनी अट्टम के कितने भाग होते हैं? तो वह होते हैं तीन। सिंहस्थ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार उज्जैन में आयोजित किया जाता है। तो ये किस नदी के तट पे आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है उज्जैन की क्षिप्रा नदी में। मध्य प्रदेश का कौन सा उत्सव मध्य प्रदेश का कौन सा उत्सव 6 दिन तक मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव है जो 6 दिन तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है खजुराहो उत्सव। खजुराहो उत्सव 6 दिन तक मनाया जाता है, जबकि लोक रंग उत्सव 5 दिन तक मनाया जाता है। हरेला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? हरेला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। जिस प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया है हरेला उत्सव उत्तराखंड में, उसी प्रकार एक हरेली उत्सव होता है, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होंगे कि हरेला उत्सव उत्तराखंड में और हरेली पूछा जाए तो वह है छत्तीसगढ़ में। सोनपुर मेला का संबंध किससे है? जो सोनपुर मेला लगता है बिहार में, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पशुओं से। छठ पूजा कितने दिन मनाई जाती है? छठ पूजा कितने दिन तक मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 4 दिन तक। बिहार में मनाई जाने वाली छठ पूजा 4 दिन तक चलती है, और इसमें डूबते और उगते सूरज की पूजा होती है। गणगौर और मोमासर किस राज्य के उत्सव है? गणगौर और मोमासर किस राज्य के उत्सव है? तो ये राजस्थान के उत्सव है। पंजाब के प्रमुख मेले या उत्सवों में कौन से शामिल है? पंजाब के प्रमुख मेले और उत्सवों में कौन से शामिल है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माघी और छापर मेला।
पंजाब के उत्सवों में माघी, छापर मेला, बैसाखी, होला मोहल्ला और लोहड़ी शामिल है। ए मेरे वतन के लोगों गाना किसने गाया था? ए मेरे वतन के लोगों गाना किसने गाया था? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लता मंगेशकर। और आपसे पूछा जाए ये गाना किसने लिखा है, तो ये गाना लिखा है कवि प्रदीप ने। और इसको गाया किसने है, तो ये गाया है लता मंगेशकर जी ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1894 में। और आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ओलंपिक ध्वज में मौजूदा 5 छल्ले कितने महाद्वीपों का नेतृत्व करते हैं? तो ओलंपिक का जो ध्वज होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं। ये कितने महाद्वीपों का नेतृत्व करते हैं? तो ये नेतृत्व करते हैं 5 का। जो नीला छल्ला होता है वो यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है, जो पीला होता है वो एशिया का, जो काला होता है वो अफ्रीका का, जो हरा होता है वो ऑस्ट्रेलिया का, और जो लाल होता है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो बनी पीटी उषा। ओलंपिक में मशाल का प्रयोग किस वर्ष से हुआ था? ओलंपिक में जो मशाल जलाई जाती है इसका प्रयोग किस वर्ष से हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1928 से। मशाल का प्रयोग 1928 में नीदरलैंड में हुए ओलंपिक से शुरू हुआ था। आपसे पूछा जाए कि जो मशाल की शुरुआत कब हुई थी 1928 में, और ये ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो ये ओलंपिक हुआ था नीदरलैंड में। 2032 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 2032 में ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो ये होगा लिस्बन में। कहाँ पे होगा? लिस्बन में। और जो 2028 में ओलंपिक होगा वो होगा यूएसए में। यूएसए में कहाँ पे? लॉस एंजल्स में। और आपसे पूछा जाए 32 में कब होगा? तो ये होगा ब्रिस्बेन में। और ब्रिस्बेन कहाँ पर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो 2028 का यूएसए में और 2032 का ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो ये जीता था केडी जाधव जी ने। भारत का पहला व्यक्तिगत पदक 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीत के हासिल किया था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी कर्णम महेश्वरी। और इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में जो वेट लिफ्टिंग होता है उसमें कांस्य पदक जीता था। व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? तो वह थे अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है शूटिंग से। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय पुरुष टीम ने अपना पहला टेस्ट किस वर्ष खेला था? भारतीय पुरुष टीम ने अपना पहला टेस्ट किस वर्ष खेला था? तो ये खेला था 1932 में। और आपसे पूछा जाए पहला ओडीआई भारत ने कब खेला था? तो ये खेला था 1974 में। और टेस्ट कब खेला था पहला? तो 1932 में। पुरुषों का पहला पिंक बॉल टेस्ट भारत ने किस देश के खिलाफ खेला था? जो टेस्ट क्रिकेट होता है पिंक बॉल वाला, भारत ने जो अपना पहला टेस्ट खेला था किस देश के खिलाफ खेला था? तो ये खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सेंट, जिसका हिंदी अनुवाद है रेत की समाधि, के लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे गीतांजलि श्री। 2022 टॉम ऑफ सेंट की लेखक कौन थी? गीतांजलि श्री। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने करा था? डेजी रॉकवेल ने। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को मिला? तो ये मिला हार्ट लैम को। और हार्ट लैम किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है भानु मुस्ताक के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी?
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 2005 से। परंतु इस प्रकार के दो पुरस्कार होते हैं, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक होता है मेन बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। मेन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में, और इसी वर्ष इसरो की भी स्थापना हुई थी। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और वो कौन कौन सी है? तो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसी प्रकार 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है इसमें किस चीज का उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है संघ का नाम और राज क्षेत्र। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 2 और 3 होता है इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार देती है। और अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि संसद को नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव करने का अधिकार होता है। सरल शब्दों में मैं समझाता हूँ आपको कि अनुच्छेद 2 जो है बाहरी क्षेत्रों का भारत में लाना, और अनुच्छेद 3 भारत के भीतर के राज्यों में बदलाव करना। तो अनुच्छेद 2 क्या हो गया कि जो बाहर के जो क्षेत्र है उसको भारत में मिलाना अनुच्छेद 2 में, और अनुच्छेद 3 में क्या हो गया, जो भारत के राज्य हैं उनके सीमाओं, नामों में परिवर्तन करना होता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अस्पष्टता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अस्पष्टता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। इसी प्रकार अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान का विद्रोह कहाँ हुआ था? बलबन का जब शासनकाल था तो तुगरिल खान का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। वृद्ध हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? जो वृद्ध हिमालय होता है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है हिमाद्री से। वृद्ध हिमालय को हिमाद्री या मान हिमालय भी कहा जाता है। संसार की ज्यादातर ऊंची चोटियां इसी पर मौजूद है। किस पे? वृद्ध हिमालय पे, जिसको अन्य नाम से जाना जाता है हिमाद्री या ग्रेट हिमालय के नाम से। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।